नमस्कार एंड वेलकम टू आरके ग्रुप। तो अभी हम अपना एक अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, साइकिल वो जो चलती रहे कॉन्टिन्यूअसली, एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, एक साइकिल चलिए, एक पीरियोडिक साइकिल चलिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये कुछ चेंजेस आते हैं जो कि हमारी ओवरी में भी आ सकते हैं या फिर हमारे यूटरस में भी आते हैं। ओवरी और यूटरस में आने वाले पीरियोडिक चेंजेस को मैमल्स के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना, वो हमारे दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होती है। पहला होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी होती है हमारी एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? जो कि हमारे प्राइमेट्स मैमल के अंदर होती है, यानी कि जैसे एप्स हो गए, मंकी हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो इनके अंदर क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो कि मंथली मेंसेस मेंसेस बोलते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में वर्ड आ रहा है मेंसेस। मेंसेस का मतलब क्या होता है? मंथली कोई चीज कॉन्टिन्यूअसली पीरियोडिकली होना। और ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, हमारा म्यूकस और रेड कलर फ्लूइड जो होता है वो बाहर आता है हर मंथली। इसको हम क्या कहेंगे? हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये एस्ट्रस साइकिल क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट्स मैमल्स के अंदर। इसमें कोई रेड कलर फ्लूइड जो होता है वो बाहर नहीं आता है, ये भी मंथली होता है, बट कोई फ्लूइड बाहर नहीं आता है। ये किसके केस में होता है? हमारा एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स मैमल के केस में। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? एस्ट्रस साइकिल पढ़ना है या फिर हमें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है? हमें यहाँ पे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करके कंप्लीट भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल की हेडिंग से। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब क्या है? द पीरियोडिक चेंजेस या फिर द कॉन्टिन्यूअस चेंजेस जो कि हमें कहां पे देखने को मिल रहे हैं, यूटरस में या फिर ओवरी में, उसको हम क्या कहेंगे? अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल। और यही रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा क्या है? एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके उसमें होता है? ये होता है प्राइमेट मैमल्स के केस में, और एस्ट्रस साइकिल किस केस में होता है? नॉन प्राइमेट मैमल्स के केस में होता है। एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमंस भी, ह्यूमंस के केस में भी हमारी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और एस्ट्रस साइकिल किसमें होती है? नॉन प्राइमेट मैमल्स के केस में। नॉन प्राइमेट मैमल्स के केस में इसमें हमारा क्या होता है? मेंस रेड कलर्ड फ्लूइड बाहर आता है। रेड कलर्ड फ्लूइड रिलीज होता है, प्लस म्यूकस भी आता है जिसमें हमारी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। और इसमें रेड कलर्ड फ्लूइड नहीं आता, मतलब कि कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। एक चीज हम नीचे बॉक्स में लिखेंगे, मेंसेस क्या होता है? मेंसेस, मेंसेस वर्ड कहां से आया? मेंस्ट्रुएशन से आया है। जिस मेंसेस का मतलब क्या होता है? मंथली कोई चीज होना।
ये हमें किस केस में देखने को मिलता है? फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है। ये भी हमको याद रखना है कि फीमेल्स के केस में हमारी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोन का पार्टिसिपेशन होता है, कौन से हार्मोन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में हम एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। यहां तो बना लेते हैं हम अपनी टेबल। तो अब अगर मैं लेके चलूं अपने अगर मैं एक फीमेल का साइकिल लेके चल रही हूँ, तो उस फीमेल का साइकिल समझ लीजिए एक मंथ में 28 दिन का है। कितने दिन का है? 28 दिन का। सबका अलग अलग डेज का हो सकता है, किसी का 30 का हो सकता है, किसी का 31 का हो सकता है, किसी का 26 का हो सकता है। ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक फेज होता है जो कि फिक्स होता है, जो कि 14 डेज का होता है। वो अभी हम पढ़ेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि एक मंथ में अगर हम लेके चल रहे हैं 28 दिन का साइकिल, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा जनवरी का महीना है, जनवरी का मंथ है। तो जनवरी के मंथ में जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो देख रहा है कि हाँ स्पर्म आएंगे, स्पर्म आएंगे, स्पर्म आएंगे, लेकिन स्पर्म नहीं आते। तो हम अभी जनवरी का महीना लेके चल रहे हैं, जिसमें हम दिसंबर की बातें जानेंगे। यानी कि दिसंबर के महीने में हमारे सेकेंडरी oocyte ने बहुत वेट किया। दिसंबर में हमारे सेकेंडरी oocyte ने बहुत वेट किया कि अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा तो मेरे को फर्टिलाइज करेगा। इस चीज के लिए उसने बहुत टाइम तक दिसंबर में वेट किया। उसने बहुत सिक्रीशन किए, बहुत ग्लैंड से सिक्रीशन हुए उसके, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमारा स्पर्म नहीं आया। अब स्पर्म नहीं आया तो हमारे सेकेंडरी oocyte का दिल टूट गया और उसने क्या कर दी? अपनी अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो तोड़ दी। तभी तो मैंने लिखा है ना यहाँ पे पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की लेयर, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या होता है? हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, अगर वहां पे स्पर्म नहीं आता है तो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर क्या कर जाती है? टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्पर्म आ गया तो क्या होगा? अगर स्पर्म आ जाता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि हमारी प्रेगनेंसी वाला ब्यूटीफुल सा फेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस केस में अभी हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के केस में क्या होता है? स्पर्म नहीं आता है। क्या नहीं आता है? स्पर्म नहीं आता है। तो हम अपना 28 डेज का साइकिल लेके चल रहे हैं कि जब सेकेंडरी oocyte दिसंबर के महीने में वेट कर रहा था कि स्पर्म आएगा, मुझे फर्टिलाइज करेगा, लेकिन फाइनली उसे ये पता चलता है कि स्पर्म नहीं आ रहा है, मुझे फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। तो जो दिसंबर का रोना होता है, जो दिसंबर का टूटना होता है, जो उसका दिल टूटता है, जो वो रोता है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है अपने नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जनवरी के मंथ में। तो हम यहाँ पे 1 मंथ की बात कर रहे हैं। एक महीने में हम मान रहे हैं कि एक गर्ल है जिसका 28 डेज का साइकिल है, 28 डेज साइकिल, 28 डेज का साइकिल है, जिसमें हम यहाँ पे अपना पूरा चार्ट बनाने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। ये मेरा 1 से लेकर 5 दिन का है, 5 से लेकर 14 दिन का है, और 14 से लेकर के 28 दिन का मेरा पूरा फेज यहाँ पे आया। तो मैंने अपनी ये 28 डेज की साइकिल निकाली है, जिसमें हम किस किस चीज के बारे में देखेंगे? ओवरी में देखेंगे क्या चेंजेस हुए, और यूट्रस में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो हमने यहाँ पे अपनी 28 डेज का साइकिल बनाया है, जिसमें हमारे पहले के 5 दिन क्या करेगा? जनवरी के महीने में पहले के जो 5 दिन होंगे उसमें तो वो दिसंबर के लिए रोएगा पहले, कि मैंने उतने टाइम तक स्पर्म का इंतजार किया कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, मुझे फर्टिलाइज करेगा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, ये प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या होगा कि जो हमारा अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर है वो रोएगी, कहेगी मेरे में तुमको इम्प्लांटेशन करना था पर तुमने ये नहीं किया।
तो अब मैं टूट जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी, मैं रोने लग जाऊंगी। दैट रोना इज आर रेड कलर का फ्लूइड। यहाँ पे हमने लिखा है रेड कलर फ्लूइड जो होता है वो रिलीज होता है। वही जो रोना है वो हमारा ब्लड के फॉर्म में जो होता है बाहर आता है, क्योंकि हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है जिसमें कि बहुत सारा हमारा ब्लड सप्लाई होता है। तो वही जो है वहीं से हमारा ब्लड और हमारा म्यूकस जो होता है वो रिलीज होने लग जाता है हमारे पहले के 5 दिनों में ऑफ द जनवरी का महीना। जनवरी के महीने के 5 दिन में हमारा यूट्रस खूब रोया, रोया 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 रोया। इस पूरे महीने में उसने क्या करा है, सिर्फ रोया है। यानी कि यहाँ पे इसने अपनी मेंस्ट्रुएशन यानी कि जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं वो वाली फेज हमारी ये है 1 से लेकर 5 दिन की। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। किस नाम से जानेंगे हम इसे, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानेंगे। दिस फेज इज माई मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये पहले के 5 दिन तो ये रो गया अपने दिसंबर के महीने के। अब अगले ये जो जनवरी वाला महीना है उसके लिए ये वापस तैयार होने लगता है। क्या होने लगता है, वापस से तैयार होने लगता है। कहता है कि नहीं मैं वापस से जिंदा हूंगा, अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर वापस से बनाने लगता है। और क्या कहता है, नहीं मैं वापस से जिंदा हूंगा, मैं वापस से अपने स्पर्म का इंतजार करूंगा। वो आस लगाए रहता है कि हाँ मेरा स्पर्म आएगा, मुझे फर्टिलाइज करेगा। तो वो जनवरी के महीने में वापस से आता है और रीस्टार्ट करता है अपनी लेयर को फॉर्मेशन करना, अपने आप को ग्लैंड्यूलर बनाने की वापस से कोशिश करता है। और वो वापस से अपनी लेयर को फॉर्म करेगा। क्या करेगा, वापस से बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बनाएगा। किसको बनाएगा, अपनी लेयर को बनाएगा। और यहाँ पे इतने सारे सिक्रीशन करने लगता है वो, यहाँ पे इतनी सारी ग्लैंड्स आने लगती हैं जो इसको फुल ऑन सिक्रीशन भी प्रोवाइड करती है। तो इस वाली फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफिलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोलिफेरेशन हो रहा है हमारा। और इसके बाद ये 14 से लेकर 28 दिन तक हमारा क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रही है, बहुत सारी ग्लैंड्स आ रही है फीमेल के केस में और वो अपना सिक्रीशन दे रही है कि हाँ तुम लेयर बनो, तुम खाते पीते घर की बनो, हम तुमको खाना दे रहे हैं, हम तुमको सिक्रीशन दे रहे हैं। तो इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, अपनी सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। अब ये तो हमने अपने यूट्रस के अंदर चेंजेस देखे। पहले क्या हुआ, दिसंबर का रोना निकला। जनवरी के पहले 5 दिन हमारा दिसंबर का रोना निकला कि नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया, तो अब मैं टूट गया हूं, मैं रोने लगा हूं। टूटता है, रोता है ना इंसान जब उसे धोखा मिल जाता है, तो वही ये कर रहा है, ये टूट गया है, ये रो रहा है। अब रो रहा है तो ये क्या निकालेगा, ब्लड निकालेगा, म्यूकस निकालेगा पहले के 5 दिन। उसके बाद 5 दिन के बाद ये वापस से रीस्टार्ट करने लगता है। कहता है नहीं मैं वापस से ग्लैंडुलर बनूंगा, मैं वापस से पूरी लेयर बनाऊंगा, अब तो मेरा स्पर्म आएगा ही आएगा। मतलब फिर से आस लगाने लगता है कि हाँ आएगा, मेरा स्पर्म आएगा। तो इसलिए प्रोलिफरेशन करने लगता है, बहुत सारा करता है करता है करता है करता है। उसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज कब से होती है, 5 से लेकर 14 दिन के लिए होती है। अब 14 दिन के बाद हमारे क्या होते हैं, सारे ग्लैंड्स क्या देने लगते हैं, इसको सिक्रीशन देने लगते हैं। अब इसको बहुत सारी ग्लैंड ने सिक्रीशन दिया, इसको बहुत खाते पीते घर का बना दिया, इसको ग्लैंडुलर बना दिया। ये तो बात हो गई हमारी यूट्रस की। अब ओवरी में भी तो साथ साथ कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। ओवरी में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। हमने ओवरी में क्या बनाया था, अपना फॉलिकल बनाया था। कैसा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो हमारा क्या होता है, जब ये मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तो तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे साथ साथ क्या बनने लगता है हमारे ओवरी में, यहाँ पे मेरा बनता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना मेरा, प्राइमरी फॉलिकल बना। इससे क्या बन गया मेरा, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। इससे क्या बना मेरा, टर्शियरी फॉलिकल बना।
टर्शियरी फॉलिकल, इसके अंदर क्या होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद क्या बनता है मेरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो यहाँ पर टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी दो और फेजेस बनती है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है मेरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये क्या है मेरा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से मेरी ओवरी में साथ साथ क्या होने लगता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल हमारा बनना शुरू हो जाता है। जब मेरा टर्शियरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है मेरा सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, जो यहाँ पे मेरी सिक्रीटरी फेज में क्या होगा, यहाँ पे मेरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगा, जहां से मेरा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। उसके बाद बचे कुछ मामले को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। तो यहीं पे मेरा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो यहाँ पे मेरा फॉलिकल बन रहा है इतने फेज में। तो इतने फेज को हम क्या कहेंगे, अपने फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, इतने इतने पार्ट को हम वापस से क्या बोलते हैं, अपना फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। या फिर हम जहां पे हमारा ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, ये वाला, इसको हम ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। फिर हम बाद वाले फेज को क्या बोलेंगे अपने, यहाँ पे मेरा क्या बन के रेडी हुआ भाई, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स, यानी कि सिक्रीटरी फेज में मेरा कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है। तो हमारा ये वाला फेज क्या बोलते हैं, हम इसे ल्यूटियल फेज नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज है ये मेरा, ल्यूटियल फेज है। अब हमने अपने इतने पार्ट को तो देखा कि हाँ, इसमें हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज होता है जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, सिक्रीटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है और यहाँ पे हमारे फॉलिकल्स बनते हैं। अब इसके साथ साथ भाई हार्मोनल कंट्रोल भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। हमने पढ़ा था हमारे मेल फीमेल के केस में हमारा LH और FSH भी निकलता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अपना हार्मोन का भी हम इसके साथ साथ यहीं पे देखेंगे। तो यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे हार्मोन कहाँ पे से निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे पहला एंटीरियर पिट्यूटरी से, और दूसरा हार्मोन कहाँ से निकलेगा मेरा, ओवरी से। पहला कहाँ से निकला मेरा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलेगा, और दूसरा कहां से निकलेगा, ओवरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से मेरे कौन से हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। और हमारा अगर मैं बात करूं ओवरी से कौन से निकलते हैं, ओवरी से भी मेरे दो हार्मोन निकलेंगे, एक है मेरा एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है मेरा, प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारे हार्मोन्स वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। खुद ही कॉमन सेंस लगाते ना, फॉलिकल बन रहे हैं, तो फॉलिकल बनाने के लिए हमारे कौन से हार्मोन की जरूरत होगी, हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, यहाँ पे मेरा FSH को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, ये यहाँ पे से रिलीज करेगा ये FSH को। यहां से क्या निकाला इसने, व्हाट इज दिस, दिस इज माय FSH। FSH का मतलब क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है इसका मतलब, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे मेरे फॉलिकल्स ने क्या रिलीज किया, मेरा FSH रिलीज किया। यहाँ पे इनने क्या रिलीज किया, हमारा FSH रिलीज किया। जब मेरा फॉलिकल अब बनता जा रहा है, अब FSH बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेगा, FSH मेरा यहाँ से बढ़ रहा है। FSH जब मेरा बढ़ रहा है उस टाइम पे मेरे फॉलिकल्स भी तो बढ़ रहे हैं, साथ में मेरी फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी तो हो रही है, यानी कि मेरा प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बन रहा है। अब जो मेरे ये जो टर्शरी फॉलिकल्स ये जो बन रहे हैं फॉलिकल, ये यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे, मेरा एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं कहां से, ओवरी से। तो इनने
यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन भी रिलीज करना यहाँ पे इनने शुरू कर दिया। किसको रिलीज करना शुरू कर दिया? मेरे एस्ट्रोजन को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये क्या है मेरा? दिस इज माय एस्ट्रोजन। इनने क्या किया? एस्ट्रोजन को रिलीज किया। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? इस एस्ट्रोजन का दो काम होता है। यहाँ पे ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। किसको? एफएसएच को। हमारा एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा। किसको? एफएसएच को भी और एलएच को भी। अब मेरा यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो तो बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मेरा फॉलिकल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब आगे जाकर के 14 डे में क्या हुआ मेरा? यहाँ पे जाकर के मेरा फॉलिकल जो है वो टूट गया, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। इसीलिए मैंने इस फेज को पहले ही क्या कह दिया था? ओव्यूलेटरी फेज कहा था। क्या बोला था अपना? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज होता है कौन सा? 14वें दिन जो हमारा फेज होता है। तो ये एस्ट्रोजन ने क्या किया? मेरा एलएच और एफएसएच दोनों को बढ़ाया। किसको बढ़ाया? एलएच को भी पीक दिया और यहाँ पे इसने क्या किया? इसके साथ साथ इसने एफएसएच को भी बढ़ाया। इसने यहाँ पे मेरा एलएच को भी बढ़ाया, साथ साथ एलएच को भी बढ़ाया। एस्ट्रोजन ने मेरा पॉजिटिव फीडबैक दिया। किसको? एलएच को भी और एफएसएच को भी। इसने दोनों को बढ़ाया। और यहाँ पे क्या हुआ? मेरा एस्ट्रोजन यहाँ पे अब क्या करता है? नीचे की तरफ जाने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा फॉलिकल एस्ट्रोजन बना रहा था। अब 14 डे में क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ और मेरा फॉलिकल क्या है? टूट गया। फॉलिकल टूट गया, फॉलिकल गया तो इसने क्या किया? मेरे एस्ट्रोजन को भी नीचे ले आया भाई। एस्ट्रोजन की पीक खत्म कर दी इसने। अब एस्ट्रोजन की पीक खत्म हुई। यहाँ पे मेरा एस्ट्रोजन ने पहले एफएसएच और एलएच मेरा दोनों बढ़ा दिया। अब इस एलएच ने क्या किया? एलएच ने मेरे एस्ट्रोजन के साथ साथ मेरे को प्रोजेस्ट्रॉन भी पीक दे दिया। यहाँ पे मेरे एफएसएच ने सिर्फ एस्ट्रोजन बढ़ाया था। एफएसएच ने सिर्फ एस्ट्रोजन बढ़ाया था, लेकिन अब मेरा यहाँ पे एलएच आने लगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ल्यूटियल फेज शुरू हो गया। यहाँ पे मेरे कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बने, इसलिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ? ल्यूटियल फेज शुरू हो गया। इसको हमने क्या कहा था? अपना एलएच। दिस येलो वाली लाइन इज माई एलएच। एलएच कब बन रहा है मेरा? जब मेरा यहाँ पे ल्यूटियल फेज शुरू हो गया। तो यहाँ पे मेरा एस्ट्रोजन को तो कम कर दिया क्योंकि फॉलिकल खत्म हो गए, फॉलिकल टूट गया तो एस्ट्रोजन कम हो गया। अब यहाँ पे मेरा ल्यूटियल फेज शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पे इसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दिया। कहां से? मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से मेरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होने लगा। अब जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आगे जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि ये वाले जो मेरे ल्यूटियल फेज है, ये मेरे दो चीजों को क्या देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। मेरे फॉलिकल ने सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दिया। किसको? एस्ट्रोजन को। लेकिन मेरे ल्यूटियल जो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स है, ल्यूटियल फेज जो है वो मेरे पॉजिटिव फीडबैक देंगे एस्ट्रोजन को भी, उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन को भी ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। किस किस को देंगे पॉजिटिव फीडबैक? एस्ट्रोजन को तो देंगे प्लस प्रोजेस्टेरॉन को भी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एस्ट्रोजन भी अपनी पीक पर वापस आने लगता है, यानी कि यहाँ से नीचे गया फिर वापस पीक पर आया मेरा एस्ट्रोजन। क्या हुआ? फिर वापस पीक पर आया मेरा एस्ट्रोजन और उसके साथ साथ मेरे प्रोजेस्टेरॉन ने भी यहाँ पे पीक पकड़ ली भाई। प्रोजेस्टेरॉन ने भी यहाँ पे मेरी पीक पकड़ ली और यहाँ पे क्या हुआ? मेरा एलएच एकदम टॉप मोस्ट पे चल गया। कौन से टाइम पे? मेरे 14th डे में मेरा एलएच सबसे अपनी पीक में चले गया, यानी कि वहां पे मेरी एलएच की पीक बन गई। क्यों बनी? क्योंकि वहां पे मेरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टूट गया और मेरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनने लगा। कौन से डे में? 14th डे में, जिसको हम अपना ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो उस 14th डे में क्या हुआ? एलएच की सर्ज आ गई, यानी कि एलएच की पीक बन गई। उस पीक को हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज कहते हैं। इस टाइम पे मेरा एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अपनी पीक पर आ गया। कौन से डे में? मेरे 14th डे में एलएच की सर्ज हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। ये जो मेरा दूसरा वाला एस्ट्रोजन बना है, दिस इज माय एस्ट्रोजन, ये भी एस्ट्रोजन है मेरा, और ये क्या है? व्हाइट वाला मेरा प्रोजेस्टेरॉन है। अब ये जो पहले पीक आई थी इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया था एफएसएच और एलएच को, लेकिन जो मेरा दूसरा एस्ट्रोजन जो कि मेरे ल्यूटियल ने बनाया है, एलएच ने जो मेरा दूसरा एस्ट्रोजन बनाया है, ये वाला एस्ट्रोजन जा करके नेगेटिव फीडबैक देता है मेरी ओवरी में और एलएच और एफएसएच को क्या कर देता है?
कम कर देता है। LH और FSH को वापस से ये खत्म कर देगा। कौन? मेरा एस्ट्रोजन वापस से क्या दे देगा? नेगेटिव फीडबैक दे देगा। पहले तो पॉजिटिव दे रहा था, अब क्या देने लग गया? ये नेगेटिव फीडबैक देने लग गया। तो इसने मेरे LH और FSH दोनों को ही कम कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को ही कम कर दिया। तो इसमें दोनों का ही हमारा रोल आता है। क्या हुआ? तो हमारे 14th डे में किसकी पीक आती है, किसका सर्ज आता है, जिस वजह से मेरा ओव्यूलेशन होता है, वो है मेरा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH सर्ज होता है। क्या होता है यहाँ पे? दिस पार्ट इज फॉर माई LH सर्ज। क्या होता है यहाँ पे? मेरा LH सर्ज होता है 14th डे में होता है, जब मेरी ओव्यूलेशन होती है। क्या होती है? जब मेरी ओव्यूलेशन होती है, उस टाइम पे यहाँ पे LH सर्ज आता है, जिसकी वजह से मेरी ओव्यूलेशन होती है। और ये जो मेरी एंडोमेट्रियम की लेयर है, जो ये वापस से यहाँ पे बनने लगी है, ये किस वजह से बनती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रिलीज होने लग गया है? मेरा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे जब रिलीज होने लगता है, तो वो मेरी लेयर को, एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करने का काम करता है। और यही इसका काम होता है कि वो उसको ज्यादा ग्लैंडुलर बनाता रहे। और मेरे एस्ट्रोजन का भी क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन की तो पहली बात यहाँ पे 2 बार पीक आई है। इस पूरे टेबल चार्ट में किसकी पीक 2 बार आती है? वो है मेरा एस्ट्रोजन। और 14th डे में सबसे पीक पे कौन रहता है? मेरा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 2 बार पीक किसकी आएगी? एस्ट्रोजन की आएगी। पहली वाली जो पीक होती है वो पॉजिटिव फीडबैक देती है LH और FSH को, लेकिन जो बाद में मेरी पीक बनती है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू निकलता है मेरा एस्ट्रोजन, तो वो वाला जो एस्ट्रोजन होता है, जो दोबारा पीक पे आता है, तो वो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है मेरे LH और FSH को, इसलिए वो नीचे को चले जाते हैं, यानी कि इसलिए वो डाउनफॉल हो जाता है, उनका ग्राफ नीचे की तरफ बन जाता है। तो एस्ट्रोजन तो यहाँ पे दोगला खेल खेल रहा है। पहले क्या कर रहा है? पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, भर भर के खिला रहा है, उसके बाद क्या एकदम से नेगेटिव फीडबैक दे देता है। एस्ट्रोजन का यहाँ पे 2 काम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन भी जो होता है वो अपनी 14 डे के बाद अपनी पीक पे आ जाता है। और मेनली LH सर्च को याद रखेंगे, इसकी वजह से ही हमारा क्या होता है? यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में मेन काम LH का ही होता है। किसका काम होता है? LH का होता है। तो हम यहाँ पे छोटा सा अपना एक पूरा हार्मोन्स का चार्ट जैसा बना लेते हैं, जिससे हमको एटलीस्ट याद भी रहेगा सब कुछ। तो हम थे अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी पे। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं ना। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है? GnRH को देता है। वहीं से शुरू कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं, जो कि हमारा GnRH को सिग्नल देता है। फिर GnRH किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है। किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, जिससे मेरे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है मेरा FSH और एक क्या होता है? मेरा LH। FSH किसको पॉजिटिव फीडबैक देता है? FSH पॉजिटिव फीडबैक देता है सिर्फ एस्ट्रोजन को। और ये LH किसको फीडबैक देता है? पॉजिटिव। एस्ट्रोजन को भी देता है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन को भी देता है। याला एस्ट्रोजन क्या होता है? याला एस्ट्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? मेरी एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन ये वाला जो एस्ट्रोजन है, ये मेरा क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। जो बाद में निकलता है मेरा, ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है किसको? मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी को। ऐसे करके हमको याद भी रहेगा कि हाइपोथैलेमस ने GnRH को सिग्नल दिया, GnRH ने उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने मेरे 2 हार्मोन निकाले, एक था मेरा FSH, दूसरा था मेरा LH। FSH ने क्या निकाला? मेरा FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके जो फॉलिकल्स होते हैं उन्होंने क्या रिलीज किया? मेरा एस्ट्रोजन रिलीज किया। उसके बाद मेरा आता है LH, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। कब निकलता है? ल्यूटियल फेज में निकलता है, जो कि मेरा एस्ट्रोजन भी निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है। पहले वाले जो एस्ट्रोजन है, जो कि मेरा फॉलिकल FSH से बनता है, वो वाला जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन जो बाद में हमारा वापस से एस्ट्रोजन बनता है, जो कि बनता है वाया ल्यूटियल फेज, तो वो हमारा नेगेटिव फीडबैक देता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिस वजह से मेरा ग्राफ क्या होता है? नीचे आता है। और FSH और LH जो होता है वो डाउनफॉल कर जाते हैं। यही प्रोसेस जो है वो बार बार हर मंथली हमारे में दोहराते हैं। इसी पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं? अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? हमारे मेनार्क कहते हैं। और ये कब शुरू होता है? हमारा 14 से 15 यानी कि टीन एज में हमारी शुरू हो जाती है। और अगर मैं बात करूं, जब मेरा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाता है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ मंथ में मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। अब मेंस्ट्रुएशन रुकने का प्राइमरी रीजन तो हमारा प्रेगनेंसी होता है।
लेकिन कभी कभी मेंस्ट्रुएशन इस वजह से भी रुक जाती है जब किसी को कुछ ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब किसी के हार्मोनल कंट्रोल में चेंजेस आते हैं, इस वजह से भी उसके पीरियड्स में कुछ आगे पीछे यानी कि मेंस्ट्रुएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती है। ड्यू टू हार्मोन्स हो सकता है, ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है, ड्यू टू हेल्दी या हैवी वर्कआउट की वजह से हो सकता है। इसमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या सिर्फ प्रेगनेंसी ही एकमात्र रीजन? नहीं, इट इज नॉट द वन एंड ओनली रीजन, इट इज द प्राइमरी रीजन। पहला रीजन अगर हम बोलें तो वो हो सकता है मेरा प्रेगनेंसी, लेकिन वन एंड ओनली रीजन हमारा प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं होता है। और इस पूरे को जो बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है मेंस्ट्रुएशन को, या फिर मेंस्ट्रुएशन किसी वजह से 1-2 महीने के लिए रुक जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड सीखे हैं। पहला है हमारा मेनार, दूसरा है हमारा एमेनोरिया और तीसरा है हमारा मेनोपॉज। क्या क्या है? पहला है मेरा मेनार्क, दूसरा है मेरा एमेनोरिया और तीसरा है मेरा मेनोपॉज। तो मेनार्क क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जब मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स जब शुरू होते हैं, यहाँ पे मेरा क्या होता है? पीरियड्स स्टार्ट होने लगते हैं, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। एमेनोरिया क्या होता है? डिस्टरबेंस हो जाता है 1-2 मंथ्स का हमारे मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स की प्रोसेस में, उसको हम क्या कहते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? डिस्टरबेंस हो जाना। डिस्टरबेंस इन पीरियड्स इज नोन एज एमेनोरिया। ये जो होता है स्ट्रेस, प्राइमरी रीजन क्या है इसका? प्राइमरी की बात करेंगे तो ये प्रेगनेंसी होता है। बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, हैवी वर्कआउट की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं एमेनोरिया के। और मेनोपॉज क्या होता है? स्टॉप ऑफ पीरियड्स। कौन सी एज में होते हैं? 45 से 55 ले लेते हैं, चलो 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। 45 से 55 की एज के बीच में हमारा मेनोपॉज जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। और मेनार्क तो हमें टीनेज में देखने को मिलता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और एमेनोरिया जो होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें चिड़चिड़ाहटपन होने लगता है, और हमारी जो रेड कलर का फ्लूइड जो बाहर आता है वो बाहर नहीं आता है किसी रीजन की वजह से। पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को बहुत उत्सुकता होती है नहीं जानने की क्यों होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स है इसमें। और अगर पीरियड्स आते हैं तो उसके क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, हैवी पेन होता है। ये जो होता है ना, कभी कभी ये डिपेंड करता है कि फीमेल में पेन ज्यादा है कि कम है, वो डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि सब में सेम ही हो, सबको पेन ना ही हो, किसी को होता है किसी को नहीं भी होता है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो एक बार इस साइकिल को हम फिर से देखेंगे अपने श्योर शॉर्ट के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइकिल हमें आनी ही आनी है, क्योंकि मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा एक्सप्लेन करना था। तो मैंने ये चार्ट बनाया था, उसके नीचे फिर मैंने बाकी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था।